देखो बाबू, पहले जो हम लोग बात कर रहे थे अन्य सब्जेक्ट पर, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं खास करके हिंदी पे। और ये आपका नया चैनल है इंटर आर्ट्स एंड बायोलॉजी क्लास के नाम से, है ना। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको 11th और 12th से संबंधित आर्ट्स और बायोलॉजी के सभी सब्जेक्टों का जानकारी पढ़ाई मिलता रहेगा। साथ ही साथ क्लास में न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 11th के लिए, जो 20 तारीख से स्टार्टिंग है। और इसी के साथ साथ कंपटीशन का भी न्यू बैच 20 तारीख से स्टार्ट है। आप लोग इंक्वायरी के लिए ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए। आगे हम चलते हैं। आज एक हिंदी का बहुत ही अच्छा कहानी को लेकर, पिछली बार हम हिंदी में चले थे एक काव्यखंड के बारे में, लेकिन आज जो हम चलेंगे एक कहानी के बारे में। वो कहानी हमारा होगा उसने कहा था। सुनने में अजीबो गरीब नाम लगता है कि उसने कहा था आखिर कौन सी कहानी है और इस कहानी रहेगी तो कैसी रहेगी। तो ये जो उसने कहा था जो कहानी है, एक मोस्ट हार्ट टचिंग स्टोरी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है, एक प्रेम कथा है ना। और ये कहानी इतनी चर्चित हुई कि इस कहानी पर प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने एक इस पर फिल्म बना दिया, है ना। और जो फिल्म काफी चर्चित हुई। ये कहानी लगभग आज से 100 वर्ष पहले कहानी है। इसके लिखने वाले जो थे, उसने कहा था, इसको लिखने वाले थे जो थे, उनका नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही इस कहानी को लिखे थे। ध्यान दीजिएगा, ये है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 1883 में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुई थी। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, लेकिन सभी कहानियों में इनका कहानी जो सबसे प्रसिद्ध हुआ था वो था उसने कहा था। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का स्थान हिंदी के अति विशिष्ट कथाकारों में जाना जाता है। कि हमारे देश में हिंदी के अनेक कथाकार हुए, कथा कहने वाले, कहानी लिखने वाले, लेकिन उन सभी में अति विशिष्ट हुए, कुछ खास हुए। वो कौन हुए हमारे? वो हुए हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हुए। इन्होंने कुछ खास कहानियां लिखी जो लोगों तक पहुंचाया, लोगों के दिलों तक पहुंचाया और अपने नाम अभी तक लोगों के पास जिंदा रखे हैं। वह बहुमुखी रुचियों और प्रतिभाओं के धनी थे। मतलब उनकी रुचि किसी एक काम में नहीं थी, बहुतों काम में उनकी रुचियां थी। प्रतिभा, हर एक कामों में अपनी प्रतिभा दिखाते थे और प्रतिभा इतनी दिखाते थे उसमें काफी प्रसिद्ध हो जाते थे, धनी हो जाते थे उस प्रतिभा में। उनकी कहानी उसने कहा था कि गणना हिंदी की महानतम कहानियों में कहा जाता है। बताया जाता है कि जो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, उन्होंने अनेक कहानियां लिखा, लेकिन उन्हीं कहानियों में जो उसने कहा था, ये कहानी जो थी काफी चर्चित थी। और आपसे ये प्रश्न रहेगा कि आखिर कहा था कि उसने क्या कहा था। काफी अजीबोगरीब नाम है, उसने कहा था। आखिर उसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, किससे क्या कहा था, है ना। इस चीज के बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे, इनका मुख्य कार्य क्षेत्र जो था, ये खगोल विज्ञान जानते थे, ज्योतिष जानते थे। ज्योतिष में धर्म में काफी इन्होंने विकास किया था। भाषा विज्ञान का इनके पास ज्ञान था। इतिहास से शोध उठाते थे। इतिहास में जो घटना घटी होती थी उसे अपने कहानियों में जोड़ते थे। किसी चीज पर शोध करते थे, जानकारी लड़ते थे, किसी चीज की आलोचना करते थे कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, समाज के प्रति क्या गलत है, क्या सही है। और इन्होंने जो भी कहानी लिखा, ये समाज सुधारक का काम किए थे, समाज का जोड़ने का काम किए थे। कुछ इन्होंने ऐसा कहानी को ना लिखा जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़े, बल्कि इन्होंने ये उस कहानी को लिखा जिससे समाज पर सुविचार, एक अच्छा व्यवहार पड़े। ऐसे इनका कार्य जो है अनेक विषयों में, अनेक कार्य क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो हम चलते हैं कहानी की ओर। उसने कहा था, और इस कहानी के नाम पर जो था एक फिल्म बनी थी, उसने कहा था। और ये कहानी को, इस कहानी पर फिल्म बनाने वाले जो प्रसिद्ध थे हमारे, वो प्रसिद्ध कहानीकार या प्रसिद्ध जो हमारे फिल्मकार थे, वो बिमल राय थे। एक बहुत ही लव स्टोरी टाइप का ये कहानी है, काफी प्रेम की भावना को बरसाता है। तो आखिर इस कहानी में क्या हुआ था हम जानते हैं। तो ये कहानी जो था, ये कहानी अमृतसर की कहानी है। अमृतसर की कहानी है। तो अमृतसर के बाजार की बात करते हैं कि अमृतसर की बाजार में काफी भीड़ थी, तांगे वाले चल रहे थे। और तांगे वाले जो थे
भीड़ से बचने के लिए, लोगों को भीड़ से दूर करने के लिए अपने टमटम के नीचे कोई व्यक्ति ना आ जाए, टमटम से किसी की चोट ना लग जाए, जिस कारण से अनेक प्रकार की बातें बोल रहे थे। कहां बोल रहे थे? तो अमृतसर के बीच बाजार में, अमृतसर के बीच बाजार में, ठीक ना। कि लोग को बोल रहे कि भाई हमारे तांगे से दूर हो जाओ, ए बूढ़ी अम्मा मेरे तांगे से दूर हो जाओ, तो अपने बेटे के प्यारी माँ बन जाओ, हमारे तांगे के नीचे क्यों तुम दब रही है, क्यों तुम मेरे भाग्य को खराब कर रही हो। ऐसी ऐसी बातें जो था तांगा वाला बोल रहा था। कि इसी बीच क्या होता है, एक लड़की जो होती है तांगे के नीचे आते आते बचती है। एक लड़की जो है, एक 12 वर्ष की लड़की है, वो तांगे के नीचे 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 आते आते बचती है, और उसे बचाने वाला एक लड़का होता है। जब वो लड़का उसे बचाता है तो दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है। वो उससे पूछता है कि तू कौन है, तू कहाँ की रहने वाली है। ये उससे पूछता कि तू कौन है, तू कहाँ की रहने वाली है। दोनों आपस में परिचित होते हैं, जिसकी बातें हम कहानी में करेंगे। और वो पूछते कि तू कहाँ के लिए आया है मार्केट, मतलब बाजार, तू किस लिए आया और तू किस लिए आया है। तो यहाँ पर लड़की बोलती है कि भाई मुझे बेड़िया कुछ बनानी थी, बढ़िया बनानी है, तो बढ़िया के लिए मुझे दही की जरूरत पड़ती है, उसीलिए मैं मार्केट आई थी दही लेने के लिए। तू किस लिए बाजार आया? बोला कि मैं अपने मामा के यहाँ रहता हूँ, मेरे मामा जो हैं बाल में दही लगाते हैं, तो उनके लिए मैं क्या हूँ, दही लेने चला आया हूँ। और ये बात व्यक्ति तब कर रहा था जब दुकान के पास ये गया। और दुकान पर जब देखते हैं हम लोग, जब दुकान के पास जाते हैं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, दुकानदार से सामान लेने के बाद थोड़ा बात विचार करने लगते हैं, झगड़ालू टाइप के करने लगते हैं, दाम की कीमत कम करवाने लगते हैं, वस्तु के बारे में बताने लगते हैं तुम्हारी वस्तु ये खराब थी। इसी बीच में जो है उस लड़के को मौका मिल जाता है बात करने का। लेकिन जैसे ही दोनों को सामान दे देता है दुकानदार, तो लड़का उस लड़की को चिढ़ाने के लिए बोलिए या प्रेम की भावना से बोलिए, वो लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुर्बाई हो गई है ना। मालूम चलता है कि दोनों के ऐसा कहानीकार कह रहा है। यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो इस कहानी के कहानीकार हैं, ये कह रहे हैं कि जैसा कि प्रतीत होता है कि वो दोनों सिख थे, उनके चेहरे को देखकर लग रहा था, क्योंकि एक सिख लड़का भी जो था बाल को नहीं काटता बल्कि बांध करके अपना पगड़ी, क्या करते हैं उसको, पगड़ी बांधता है। तो लड़की भी उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो भी सिख है ना। और अमृतसर की बाजार की बात करते हैं, और अमृतसर की बात करते हैं तो अमृतसर में ज्यादातर लोग सिख ही रहते हैं। तो बताया कि लड़का चिढ़ाने के लिए उससे पूछता है क्या तेरी कुर्बाई का मतलब तो मंगनी हो गई है। लड़की को शर्म आती है, वो धत का आवाज देते हुए वहां से वो चली जाती है। लड़का घर की ओर जाता, लड़की अपने घर की ओर जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, है ना, कि हम दोनों कब मिले। अकस्मात दोनों की मृत्यु हो जाती है। देखिए अकस्मात हम कब कहते हैं, अकस्मात की बात जो आती है कि अकस्मात क्या होता है, तो होता क्या है कि हम कभी कभार जो होते हैं न जानते हुए न चाहते हुए भी किसी जाने पहचाने आदमी से मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मार्केट गए या पटना गए या दिल्ली गए, और वहां पर हमें उन लोगों से मिलन हो गया जिनको हम पहले से जान रहे थे, लेकिन वो नहीं जान रहे थे कि हम पटना आने वाले या दिल्ली आने वाले हैं, है ना। या हम मार्केट गए, कोई गांव का आदमी मार्केट में मिल गया, तो अकस्मात अकस्मात जो हो गया उनका मिलन हो गया, कि बिना बताए हुए मिलन। लेकिन आज का जो मिलन होता है, हम मार्केट पहुंचने से पहले फोन करते, भैया हम आ रहे हैं, आप भी वहां रहिएगा। तो ये मिलन अकस्मात मिलन नहीं हुआ, बिना बताए हुए अगर मिलन हो जाता है उसे हम अकस्मात मिलन कहते हैं। तो दोनों की अकस्मात मिलन कभी दूध वाले के यहाँ हो जाती थी, कभी सब्जी वाले के यहाँ होती थी, कभी अन्य जगह पर बराबर क्या होता था, इनका मिलन होता था, और दोनों की बातचीत धीरे धीरे बढ़ती चली गई, धीरे धीरे बातें बढ़ती चली। देखिए बात होता क्या है, जब हम पहली बार बात करते हैं किसी से तो थोड़ी बातें होती है, दूसरी बार करते हैं तो थोड़ी और बढ़ती है, तो जैसे जैसे हम बात करते हैं बात बढ़ती चली जाती है। तो लड़का हर एक बार चिढ़ाने के लिए उसे एक ही सवाल पूछता था कि क्या तेरी कुर्बाई हो गई है, मतलब क्या तेरी मंगनी हो गई है, क्या तू विवाहित है, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है। लड़की वही धत का आवाज दे देती थी और वो घर चली जाती थी। लेकिन एक दिन की बात है, लड़का उसे चिढ़ाने के लिए फिर वही बात पूछता कि क्या तेरी कुर्बाई हो गई है। लड़की को गुस्सा आता है, वो बोलती है हाँ मेरी कुर्बाई हो गई, हाँ मेरी कुर्बाई हो गई है। बेचारा आशा लगा पूछता कब कुर्बाई हो गई, कब तेरी कुर्बाई हुई। बोला कल। मेरी कुर्बाई कल हुई, देखते नहीं है साल, मेरी कुर्बाई हो गई है, तू मेरा पीछा करना छोड़ दे। लाना सिंह को दुख होता है
है ना। लहणा सिंह को दुख होता है थोड़ा देर के लिए और वह अपने घर की ओर निकलता है, लेकिन वो जब अपने घर की ओर निकलता है तो होश हवास में नहीं निकलता, उसके दिल पर काफी दुख है कि जब मैंने उससे पूछा क्या तेरी कुर्बानी हो गई है, अगर कल हुई उसकी कुर्बानी तो पहले क्यों नहीं बताई थी कि मेरी कुर्बानी नहीं हुई, हम कल उससे विवाह कर लेते। अगर कल उसकी कुर्बानी हुई तो मैं उससे बहुत दिनों से पूछ रहा था कि क्या तेरी कुर्बानी हो गई, तो उस समय तो ना का जवाब देती, आज क्यों बोली कि कल हो गया। इस दरमियान वो जाते हुए किसी व्यक्ति को मोरी में धकेल दिया, मतलब खेत में धकेल दिया, किसी को नाले में धकेल दिया, किसी का दूध गिरा दिया, किसी नहाते हुए वैष्णवी से टकरा गया, किसी से अंधे की उपाधि पाया, किसी से गूंगे की उपाधि पाया, किसी से बहरा का उपाधि पा करके किसी प्रकार वो घर पहुंचा। दूसरा दृश्य में होता काफी समय बीत जाता है और ये लड़का सूबेदार जो है ये लहणा सिंह के नाम जाना जाता है। क्या नाम रहता है? लहणा सिंह। और ये लहणा सिंह जो है राइफल नंबर 77 जमादार बन जाता है, मतलब जमादार ये बनता है, सैनिक बनता है राइफल नंबर 77 का, है ना। आपसे प्रश्न आता है कि लहणा सिंह कितने नंबर राइफल का जमादार था, तो 77 नंबर राइफल का जमादार था, वे सैनिक बन जाता है। ये सूबेदारनी को भूल चुका होता है कि सूबेदारनी कौन थी, बचपन की बात को भूल जाता है ना। ऐसे भी हम आपका साइकोलॉजी कहता है किसी भी प्रेमी युगल को भूलने में, है ना, किसी भी प्रेमी युगल को भूलने में एक व्यक्ति को 1 साल 7 महीने कुछ दिन लग जाते हैं, लेकिन उसकी काफी लंबी उम्र हो चुकी थी, काफी लंबा समय चल चुका था, ये उस सूबेदारनी की बातें ये भूल चुका था और ये सैनिक बन चुका था। सैनिक में अपने युद्ध कला में ये परिपूर्ण था, लड़ाई चल रही थी। मैं यहाँ पर सारांश बताता हूँ फिर मैं स्टोरी चलूंगा। एक बार की बात होती है, छुट्टी होती है, अपने घर की ओर निकलता है, इसके साथ बोधा सिंह भी जाता है, सूबेदार बोधा सिंह। तो जब लहणा सिंह अपने घर से लौटने लगता है, या ऐसा स्टोरी बताया गया कि जब ये सूबेदार के साथ साथ लहणा सिंह निकलता है कि भाई तेरा घर दूर है, मैं तेरे ही घर पर चलता हूं, रह लूंगा। जब लहणा सिंह बाहर रुकता है तो सूबेदारनी उसको देखती है और सूबेदारनी लहणा सिंह को देखती है और लहणा सिंह सूबेदार को देखता है। दोनों एक दूसरे को इस प्रकार देखते हैं कि जैसे लगता है कि बचपन का मिलन फिर से मिल रहा है। सूबेदार लहणा सिंह से पूछता है कि सूबेदार लहणा सिंह से पूछता है, लहणा सिंह तुम तो सूबेदारनी को इस प्रकार से देख रहे हो जैसे तुम बचपन से जान रहे हो, है ना। अब सूबेदार को कौन बताया कि इसी लड़की से मैं पूछा कर रहा था कि तेरी कुर्बानी हो गई है ना। कुछ समय बिताता वहां पर, जब लहणा सिंह अपना युद्ध के लिए चलता है तो सूबेदारनी बुलाती है और बोलती है, लहणा सिंह तू मेरा एक काम करेगा, लहणा सिंह तू मेरा एक काम करेगा। लहणा सिंह बोलता, बोल क्या करना है, बोल क्या करना है। सूबेदारनी कहती है कि जिस प्रकार तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी तांगे के नीचे आने से, उसी प्रकार से सूबेदारनी अपने बेटे और अपने पति का रक्षा आंचल पसार कर मांगती है। मेरा बेटा और मेरा पति भी तेरे साथ युद्ध में जा रहा है, ना जाने कब मरा जाएगा, लेकिन तू उसके साथ है तो मुझे भरोसा है कि वो नहीं मरेगा, है ना। मुझे तुम पर इतना विश्वास है कि तुम उसको मरने नहीं देगा, तुम उसकी रक्षा करेगा। मैं आंचल पसार कर भीख मांगती हूं कि तू मेरे बेटे और पति की रक्षा करना। सूबेदार लहणा सिंह बोलता, चलो ठीक है कर दूंगा, प्रेम की बात है कर दूंगा। युद्ध की बात आती है, युद्ध में जाता है, सूबेदार को और उसके बेटे को यह जहां तक सुरक्षा देता है, जो लकड़ी जलाने के लिए आती है उसको सुलाता है, उसको अपने जर्सी देता है, जर्सी का मतलब होता है वस्त्र कोट, लेकिन खुद ठंडक में बैठ करके अकेले युद्ध लड़ता है। दुर्भाग्य देखिए क्या होता है, युद्ध के अंत में लहणा सिंह को गोली लग जाती है और ये गिर जाता है। और उसका बेटा वजीरा सिंह था सूबेदारनी का, बोलता है, लहणा चल तुझे इलाज करवाऊंगा। बोला, नहीं मैं ठीक हूं, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। काफी जब लहणा सिंह जख्मी हो जाता है, इसकी मृत्यु नजदीक आ जाती है, बचपन की सारी बातें उसकी मस्तिष्क में आने लगता है। किसी भी मृत्यु के बाद व्यक्ति की सारी बातें बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें रिवर्स होता है। उसे लगता है वही अमृतसर का बाजार है, भीड़ से भरा हुआ,
और तांगे के नीचे मैं सूबेदारनी को बचा रहा हूं। फिर याद आता है कि सूबेदारनी ने मुझे कही है कि मुझे उसके पति और बेटे का प्राण का रक्षा करना है। लहणा सिंह कहता बजीरा मैं ठीक हूं। काफी लंबी समय उसकी बात चलती है। बजीरा कहता है लहणा सिंह तुझे सूबेदारनी याद कर रही है, चल तू वहां। बोलता नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा वहां। सूबेदारनी याद कर रही है बात अलग है, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन तू सूबेदारनी से जाके कहना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया, है ना। मतलब इस स्टोरी में यही बात है। उसने क्या कहा था? उसने यही कहा था कि तुम मेरे पति और पुत्र का रक्षा करना, और उसने वो काम लहणा सिंह ने मैंने क्या किया। तो जा सूबेदारनी से कहना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। चलते हैं हम इस स्टोरी के बारे में। ये आपका लहणा सिंह जो जमादार है, राइफल नंबर 77 का, है ना। तो आपसे दो प्रश्न रहेगा कि उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी है, और ये राइफल नंबर 77 का जमादार था। और उसने क्या कही थी? उसने कहा था मेरे पुत्र और मेरे पति क्या रक्षा करना। चलिए हम आगे स्टोरी पढ़ते हैं। काफी दर्दनाक स्टोरी है। ठीक, प्रश्न क्या करता था? तेरी कुर्बानी हो गई है ना, तेरी कुर्बानी होगी। प्रश्न कौन करता था? तो लहणा सिंह प्रश्न करता था। कुर्बानी का मतलब मंगनी, विवाह। चलते हैं हम स्टोरी की ओर। कहता है बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वाले का मतलब होता है कि वैसा गाड़ी जिसमें एक जानवर का प्रयोग किया जाता हो। वैसा गाड़ी जिसमें एक जानवर का प्रयोग किया जाता हो। हम लोग टमटम का प्रयोग करते थे, तो टमटम में कहीं पर दो, कहीं पर एक, कभी बैलगाड़ी में एक लग जाता है। तो कहता बड़े बड़े शहर की बात करते हैं। तो पहले हमारे शहरों में आज से 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले जो शहर थे उसमें ई रिक्शा, टेम्पो वगैरह नहीं चला करता था, इक्का गाड़ी चलता था, है ना। तो कहता बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है। अब ध्यान देना, कोड़ा जो जानवर को मारते हैं, कोड़ा, है ना। तो कहता बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वाले की जवान से कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं। मतलब कोड़ा वाला मतलब गाड़ी चलाने वाला इतनी प्रकार की बातें बोलता था कि लोगों को कान पक जाते थे सुनते सुनते, है ना। उनसे हमारी प्रार्थना है, यहां पर राइटर कह रहा है कि उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वाले की बोली का मरहम लगावे। मरहम लगाने का मतलब होता है, बताया गया कि अमृतसर में जो भी बम्बू काट हाँकने वाले हैं, जो भी हमारे इक्का गाड़ी हाँकने वाले, जो भी टमटम हाँकने वाले हैं, वो थोड़ा सा बोली में नरमतम लाए, मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्का वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। बताया गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब काफी चौड़ी सड़क मिलती है, तो गाड़ी हाँकने वाला क्या करता है? घोड़े को जोर से अपना चाबुक मारता है ना। एक डंडा में रस्सी बांधा होता था, उसको घोड़े को मारते थे, और घोड़े को चोट लगती थी तो घोड़ा अपना रनिंग बढ़ा देता था, अपनी दौड़ की गति को बढ़ा देता था। तो कहता है कि कभी राह चलते पैदल की आंखों के ना होने का प्रतरस खाते थे। अब ध्यान देना है कि कहीं पर जो इक्का वाला जो था काफी तेजी में घोड़े को चलाता था, और कभी कभी ऐसा होता था कि रास्ते में पैदल चलने वाले लोग नहीं मिलते थे, तो बम्बू काट वाला बैठाएगा किसको, है ना। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों पर चितकर अपने को सताया हुआ बताते थे। और कभी कभी बताया कि इतना भीड़ होता था, गाड़ी वाला जो था ना, इक्का गाड़ी वाला, तो इक्का गाड़ी वाला कहा नहीं कहता था कि कहा करता था कि कभी कभी हम लोगों के बाजार में इतनी भीड़ हो जाती है कि अंगुली पर हमारी गाड़ी चढ़ जाती है ना। मतलब गाड़ी चलने की जगह नहीं होती है, और कभी कभी इतने कम लोग रहते हैं कि सड़क पर एक पैदल आदमी भी नहीं मिलता है। तरस खा जाते हैं कि कोई आदमी मिलता है जिसको मैं अपने गाड़ी पर बैठा लेता। अपने को सताया बताते हैं, संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बड़े नाक की सीधी चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादहाली तंग चकदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर शब्द का समुद्र उमड़ कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहराना भाई जी, आने दो लाला जी। मतलब इस प्रकार की भाषा होते हैं। मतलब जब लोग चलते हैं गाड़ी चलाने के लिए तो अनेक प्रकार की भाषा बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कहा भैया, कहाँ जी भू, है ना, चला बैठा,
गाड़ी खाली है, सीट खाली है, चलिए भाई इसको चलना, चलते रहिए। इस प्रकार की बातें जो है हम लोग बोला करते हैं। तो इस प्रकार की बातें को बोलने के पीछे रीजन होता है हमारा कि हमारे गाड़ी में सवारी की कमी होती है, या जब गाड़ी में सवारी हमारी होती है तो लोग बोलते हैं भैया हट के, आगे घसक के, अनेक प्रकार का भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आज जो है या आज स्पीकर लगाते हैं ना, हॉर्न दबाते हैं तो लोग क्या होते हैं, लोग हमारी बातों को, हॉर्न को सुनकर अलग हो जाते हैं। लेकिन पहले के गाड़ी में हॉर्न नहीं होता था, लोग मुंह से बोलते थे। क्या बोलते थे भैया कि हटो भाई जी, हट 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 हट, हटो भाई जी, ठहरो, ठहरना भाई जी, रुको आ रहे हैं, रुको आ रहे हैं, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफेद फेटो, खचड़ो और बत्तको, गन्ने, गोमचे और भोले वाले के जंगल में राख खेते थे। मतलब हर एक लोगों का राख खेते थे कि भैया रुक जाइए, गन्ना वाला को चलना भैया जी। मतलब हर एक प्रकार के लोग पूछते थे। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, लेकिन लोग बात से नहीं सुनते थे। भैया जी हटिए जी, थोड़ा घसक के जी, थोड़ा बगल से जी, ऐसी प्रकार की भाषा बोलते थे तो लोग घसकते थे। आज भी मार्केट में ही होता है, थोड़ा तो भैया बगल से सट के हटे। अब जान रहा है कि गाड़ी आ रही है लेकिन लोग फिर भी तान के चल रहे सीना आगे की ओर। अरे भाई ये क्या समस्या है। तो लोगों को क्या होता था, मतलब जो हमारे जो टांगे वाले गाड़ी हाँकने वाले होते थे, काफी मात्रा में उनको बोलना पड़ता था हटने के लिए, अनेक प्रकार के भाषा को उनको बोलना होता था। कभी कभी लोग नहीं हटते थे। अब भाई टमटम है, टमटम का मतलब हुआ क्या, तांगा गाड़ी है, तो तांगा गाड़ी का मतलब हो गया कि लोग ऐसा थोड़ा था होगा कि सुना और सुनते के साथ क्या कहते हैं, लोग सुना और हमारी बातों को सुन करके तुरंत में वो हट जाएगा, या हम अगर ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लग जाएगा। सर ब्रेक लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आज कहने का मतलब आज तो गाड़ी में डिस्क ब्रेक आता है, जहां चाहेंगे वहीं रुक जाएंगे। अब टमटम है भैया और चल रहा है उसको रोकने का समय चाहिए ना। अब लोग हटेंगे नहीं तो लोग टमटम के नीचे आ जाएंगे, और जब लोग टमटम के नीचे आ जाएंगे तो समस्या बढ़ जाएगी, है ना, लोग उसको मारने लगेंगे। तो देखिए क्या होता क्या बोलता भैया, पहले टमटम के अंदर जाने से पहले बोलता क्या, तो कहता है तब अमृतसर में उनकी बिरादरी तंग बताया था कि क्या मजाल कि जी और साहब सुने बिना या सुने किसी को हटना पड़े, यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं। ऐसा बात बताया है कि क्या बात है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर पीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। बताया कि टमटम वाला बोलता है, लेकिन बोलता तो ऐसा नहीं बोलता कि उसको दुख लगे, है ना, हट रे करके नहीं बोलता भैया जी हटिए, अंदर से गुस्सा फिर भी भैया जी हटिए, हट रे नहीं बोलता भैया जी हटिए, मतलब गुस्सा है फिर भी भावात्मक जो दे रहा है वहां पर आराम का दे रहा है, जान रहा है कि गलत भाषा का प्रयोग करेंगे तो पिटा जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि मीठी छोड़ी की तरह मन मार देता है। यदि कोई बुढ़िया, मतलब होता है कि ना, बताया गया कि जो बच्चा बूढ़ा ये लोग जो है ना जानकर भी आपका सड़क पर से नहीं हटता। अब एग्जाम्पल के लिए मानिए आप सीढ़ी पर से नीचे उतर रहे हैं, आपको तेजी में नीचे उतरना हो, एक बूढ़ा आदमी या बूढ़ी आदमी पूरा सीढ़ी को ढके हुए चल रहा है, तो उस समय आपके मन में कितना गुस्सा आएगा। आप टमटम हाँक रहे हैं, आदमी घसक नहीं रहा है, बूढ़ा आदमी पड़ गया तो क्या बोलिएगा उस समय, अभद्र भाषा का प्रयोग करिएगा तो जनता पीट देगा आपको। तो क्या बोलता है, यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर, मतलब कहने पर भी लीक से नहीं हटती थी, मतलब रास्ते से नहीं, लीक में वो रास्ता, लीक में क्या हुआ रास्ता, लीक से नहीं हटती थी, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं, है ना। तो एक वचनावली मतलब तांगे वाला क्या बोलता था, हट जा, हट जा, क्या करता था, हट जा। अब क्या बोलते हैं हम लोग, नहीं हटा, हट जो न मर में का हो, मतलब हट जा, जीने जोगिए, तुम्हारा उम्र अभी जीने के लिए है, तो काहे के लिए टमटम के नीचे आ रही भैया, है ना, हट जा, जीना जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। मतलब स्पष्ट अर्थ यह होता है कि तू जीने योग्य है, क्या है, तू जीने योग्य है, जीने जोगी है, तू जीने योग्य है ना, कर्मा वाली है, तू भाग्यशाली है। अरे बुढ़ी अम्मा तू अभी जीने योग्य है, तुम कहा के लिए मेरे टमटम के नीचे आ रही है ना, तू भाग्य वाली है ना, पुत्रों की प्यारी है, अभी तुम्हारा उम्र लंबा है ना, लंबी उम्र तेरे सामने है, तुम मेरे पहिए के नीचे क्यों आना चाहती है, बच जा, है ना, मत मर, तुमको मरना है तो कहीं और जाके मर, मरे मेरे नीचे आके, टमटम के नीचे आके मत मर। उसी प्रकार से ऐसे बंबू काट के बीच होकर, ऐसे बंबू काट के बीच होकर एक लड़का और एक लड़की,
एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। मतलब बचते हुए कहाँ गए? चौक पर एक दुकान था, उस पर आकर बच गए। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। क्या है? दोनों सिख है। सिख माने सिख धर्म से है। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, है ना। लड़का जो था, है ना, तो प्रश्न रहेगा कि लड़का दही लेने क्यों आया था? तो अपने मामा के केस धोने के लिए आया था। तो कहता है कि उसके बालों इसके ढीले सुथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख थे। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। और यह रसोई के लिए बड़ियां, आप लोग बड़ी बनाते होंगे, है ना, बेसन की बड़ी। तो बेसन की बड़ी में हम दही का प्रयोग करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब हुआ उसके घर पर दही नहीं था, तो दुकान पर लाने चला गया क्या? बड़ियां। और आपको पता है कि एक सिख जो बाल अधिक रखता है, तो उसके लिए क्या लाने गया था? दही लाने के लिए गया था। दुकानदार जो था, अब दुकानदार है भैया, तो उसको तो सब ग्राहक को देखना, सब ग्राहक को देखना है। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था। गुथ मने हुआ था बातचीत कर रहा था, झगड़ालू बात को कर रहा था, मतलब वाद विवाद हो रहा था। तो दुकानदार जो था एक परदेसी से, परदेसी का मतलब हुआ कि वहां का निकट वो ग्राहक नहीं था। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, वाद विवाद कर रहा था, जो सेर भर, इसे में 1 kg सेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। मतलब बोला कि जब तक हम पापड़ की गिनती नहीं कर लेंगे तब तक हटेंगे नहीं भाई, पूरा रुपया देंगे तो गिन के जाएंगे, है ना। इसी बीच जो होता है, लड़का और लड़की को बात करने का मौका मिल जाता है। वो पूछता क्या है? तेरा घर कहाँ है? सबसे पहला प्रश्न लड़का यही पूछता है ना। तेरा घर कहाँ है? बोलते हैं मगड़े में। कहाँ है? मगड़े में। तेरा घर कहाँ है? मगड़े में। ये पूछता है। और तेरे मांझे में। तेरे मांझे में। तेरा घर कहाँ है? मगड़े में। और तेरे मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अब प्रश्न आया, है ना। अगर यहाँ कहाँ रहती है, अब कहने का मतलब किसी को बता दिए कि तेरा घर कहाँ है, तो बाढ़ में। तो बाढ़ में कहाँ रहती है ना। आने जाने का संपर्क बनाएंगे ना भैया, कम से कम अपनी चांद को देखने के लिए साइकिल निकालेंगे ना। अब कहने का मतलब सब नासा थोड़ा के तार हो गया जो रॉकेट से जाएगा चांद को देखने के लिए। तो कहा तेरे घर कहाँ है? तो मगड़े में। और तेरे? तो मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? मतलब भाई के यहाँ रहती हो, मामा के यहाँ रहती हो, फुआ के यहाँ रहती हो, मौसी के यहाँ रहती हो, बताओगी तब ना संबंध बनावेंगे, है ना। तो बताती यहाँ कहाँ रहती हो? तो अंतर सिंह की बैठक में वो मेरे मामा होते हैं, मैं मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और उनका सौदा देने लगा। वो बोलती है यहाँ कहाँ रहती है? वो लड़की जवाब देती है अंतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं, मैं मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है ना। पूरा डिटेल दे दी कि मैं अंतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा है, मैं मामा के यहाँ हूँ, उनका घर कहाँ है? गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ चले। अब ध्यान देने हैं, यहाँ दुकानदार क्या हुआ? सौदा दे दिया, बात करने का मौका मिला नहीं। लेकिन जब दुकान के पास से निकलते, जब सौदा लेकर दोनों साथ चले, है ना, कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात विवाद हुआ था, घर द्वार कहाँ है ना। अब कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा। क्या पूछा? तेरी कुर्बाई हो गई है ना। क्या पूछा? तेरी कुर्बाई हो गई है, मतलब तेरा विवाह हो गया है, तेरी मंगनी हो गई है ना। पहले लोगों को बचपन में मंगनी हो जाती थी, बाद में विवाह का काम होता था, है ना। कुछ जो नियम कानून होते थे विवाह का, वो कम उम्र में कर करके, और जब विवाह का उम्र होता था तो उसको खास करके विधि पूर्वक गृहस्थ जीवन में जोड़ देता था। वही पूछता है कि लड़का कि तेरी कुर्बाई हो गई है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर, है ना, लड़की को किसी बात पर गुस्सा आए चाहे नया, लेकिन उससे पूछ ले उसका विवाह हो गया, तुम्हारा विवाह हो गया, तो इस प्रकार की बातों पर गुस्सा आ जाता है। इस पर या उसे उसके पिता के बारे में कुछ बोल तो गुस्सा अधिक आ जाता है। तो इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर, है ना, धत बोलती है। और धत कहने के बाद क्या करते हैं? धत कहकर दौड़ गई, है ना। उसको लज्जा आ गई, शर्म आ गई। लड़कियों में लज्जा होती है लेकिन लड़कों में नहीं होता है ना। तो कहता है कि धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया,
है ना। कि भाई बोलना था तो बोल के जाते कि विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। ये धत बोल दिया, धीरे धीरे जो चल रही थी वो दौड़ के चली गई, तो बढ़िया तो नहीं पूछते, कुछ दूर और साथ चलती। लड़का क्या किया, मुंह देखता रह गया, बोला कोई बात नहीं है, आए नहीं तो बिहान फिर मिलेगी, फिर पूछेंगे, लेकिन आप पूछ ले तो रहेंगे नहीं, है ना। अगर होल रहेगा तो बात छोड़ो, नहीं होल रहेगा तो बात बढ़ाया जाएगा। दूसरे दिन सब्जी वाले के यहां, दूध वाले के यहां अकस्मात दोनों मिल जाते थे। अकस्मात का मतलब होता है कि बिना बताए हुए गए और मिल गए। अब तो हम जा रहे भैया कि 8 बजे आना, हम पहुंचेंगे सब्जी लेवे, तो हम पहुंचना सब्जी लेवे, हम मिलेंगे वो जही पड़ी, है ना। ऐसा होता है। बहुत सारे लोग करते हैं कि भैया टाइम में फिक्स होता है। आज के तो प्रेमी युगल को मिलने का तो बातें अलग है, तो अकस्मात तो होता नहीं है। मोबाइल का जमाना है ना। वीडियो कॉलिंग लोग करके बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, लेकिन बेचारे के पास वीडियो कॉलिंग उस समय नहीं था, ना टेलीफोन था, अकस्मात मिलन हुआ करता था, है ना। तो कहता है कि दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। महीना भर यही हाल रहा। कितने दिन रहा, महीनों भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा। क्या पूछा, तेरी कुर्माई हो गई है, तेरी मंगनी हो गई है। और उत्तर में वही क्या आया, धत। क्या आया, धत। प्रश्न जब भी लड़का पूछा कि तेरी कुर्बाई हो गई, आपसे प्रश्न रह सकता है, जब लड़के ने पूछा कि तेरी कुर्बाई हो गई तो लड़की ने क्या जवाब दिया, धत। क्या दिया, धत, है ना, धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा। अब ध्यान दीजिएगा, अब लड़कों का होता क्या है चीज, अब जान जाए कि फलाना आदमी इस बात से चिढ़ेगा तो वही काम वहां करता है। जान गया कि लड़की हमसे इसी बात से चिढ़ती है या उसको अच्छा लगता होगा, है तो हर एक बात होती है। मैं तो लड़ना सिंह हूं ने जो बता सकूंगे क्यों पूछता था। तो कहता है कि एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली। जानेगा, तब लड़की जब पूछा, तब लड़की लड़के के संभावना, लड़के का संभावना का मतलब हुआ कि जो लड़का चाह रहा था उसके विरुद्ध बोल रही, है ना। लड़का का संभावना यह था कि वो ना बोलती, लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली। क्या बोली, हाँ हो गई है, हाँ हो गई है। प्रश्न हो सकता है, हम कर सकते हैं या कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि जब लड़के ने उसे हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा क्या तेरी कुर्बाई हो गई, तो जवाब क्या हुआ, हाँ हो गई है। कब, कब, बेचारा का आवाज थोड़ा नीचे हो गया, पूछता कब, कब हुई, विवाह हुआ तो कब विवाह हुआ। अरे भैया आशा जागती थे, फिर भी कुछ बचा हुआ है कि हो सके झूठ बोल होगी। कब, कल। देखते नहीं, देखते नहीं, क्या देखते नहीं, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। जो रेशम का कढ़ा हुआ सालू पहने हैं ना, ये मेरा मंगनी में ही आया है, मेरी मंगनी हो गई है। क्यों तुम पूछते हो बार बार यार कि तेरी कुर्बाई हो गई है, मेरी हो गई है ना, तेरी हो गई। अब इसको दिमाग में बात घूमने लगा। देखो बात होता क्या ना, बॉयज के पास साइकोलॉजिकल माइंड जो होता है ना, जब किसी चीज को माइंड पर लेता है तो उसे रिवर्स करना ज्यादा शुरू कर देता है ना। अब उसके माइंड में रिवर्स होने लगा कि पहले हम पूछे तो क्यों नहीं बताई, आज क्यों बोली कल, पहले भी तो बोल सकती थी, मेरी मंगनी उसके साथ हो सकती है, महीनों से वार्तालाप चल रहा था, है ना। उसे मैं अच्छा नहीं लगता था, फिर भी उससे बात वो क्यों करती थी, है ना। इस प्रकार का बात उसके मन में होना शुरू हुआ। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, लड़की भाग गई। इतना बोल लड़की क्या हो गई, भाग गई। शायद गुस्सा हो गया, शर्म आ गई होगी। लड़के ने घर की राह ली। लड़का भी लगा कि भैया यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, पूछने से कोई फायदा नहीं। कहाँ लिया, घर की राह ले लिया, चल दिया। रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में धकेल दिया। गुस्सा था कि भाई भोरे भोरे जतरा खराब हो गया अपना, है ना। अब भोरे भोरे पूछे कि जिससे मेरा आशा था वही बोल गई क्या कि मेरी कुर्बाई हो गई है, तो मेरा आशा निराशा की ओर फैल गया, उसे धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, उसका भी कमाई खो दिया। एक कुत्ते को पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उधेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर जब पहुंचा,
मतलब बेचारे के मन में इतनी लालसा थी, लालसे पर पानी फिर गया और बेचारा दुख के साथ घर पहुंचा। अब आगे का स्टोरी देखिए क्या होता है। पॉइंट 2। अब यहाँ इनके जीवन से, इस पॉइंट में लहणा सिंह के जीवन से या सूबेदार सुबेदारनी के जीवन से कोई बात नहीं ली गई है। पाठ का दूसरा पॉइंट है तो होता राम राम। हम किसी काम को जब अधिक मात्रा में हो जाता है ना, बोलते राम राम ये भी कोई मौसम है, राम राम ये भी कोई दिन है, राम राम कैसी घटना घट रही है, हे भगवान आप ही कुछ करो, राम राम यह भी कोई लड़ाई है। क्यों लड़ाई की बात आया? क्योंकि वो बन चुका है। क्या क्या बन चुका है? जमादार। कितने नंबर राइफल का? 77। कितने नंबर? 77। राम राम यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। यहाँ लड़ाई हो तो खंदक बोलते हैं, हड्डियां अकड़ गई है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा। बोल रहा है कि भैया देखो भाई, सैनिक जो भी हो हमारे देश का हो, असली हीरो उसी को मानते हैं, है ना। हम असली हीरो जो है सैनिक को मानते हैं, क्योंकि वो असली गोली से लड़ता है, असली वातावरण से लड़ता है। चाहे वो 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो, 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो, या -60 डिग्री सेल्सियस का सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे क्यों एक जंगल हो, असली बंदूक, असली गोली, असली मौसम, असली दुश्मन, सब चीज से लड़ता है। फिर भी हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ सुरक्षित हैं तो सुरक्षित होने के पीछे कारण है कि हमारे सैनिक जो है सेना पर तैनात हैं, सीमा पर तैनात हैं। तो कहता है कि लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। बताया गया कि यहाँ जो खंदक में जो जाड़ा है लुधियानों से ज्यादा है ना। कितना अच्छा अपना जगह था, बर्फ गिर रहा भैया अलावे, पिंडलियों तक की कीच में धंसे हुए हैं, हम कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीमा कहीं दिखता ही नहीं, कहीं सूखी जमीन दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। बोला भाई कि कहीं पर सूखी जमीन नहीं मिलती है, मिलता क्या है? घंटे 2 घंटे में बम फटता है, उसी से कुछ गर्मी मिलती है ना। और 100 गज धरती उछलती है जहां बम ब्लास्ट होता है, एक कयामत छा जाती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। बोला कि जो बचता है इस गोले से वो युद्ध लड़ता है, अन्यथा लोग मारे जाते हैं। नगर कोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। बोला कहीं कहीं एक बार जलजला होता है, जलजला होता है। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। जो बॉर्डर के बाहर क्षेत्रों से थोड़ा सा अपना शरीर का कोई हिस्सा निकालता है, दूसरी सेना सीधे गोली मार देती है। लोग छिप कर वार करते हैं, ठीक ना। बताया कि ये भी कोई समय है, शरीर अकड़ गया एक जगह बैठा बैठा, ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। बताया गया कि जो भी यहाँ पर आतंकवादी है वो बेईमान मिट्टी में लिटा हुआ है, यहाँ की झाड़ियों में लिटा हुआ है। कोई भी व्यक्ति बाहर आना चाह नहीं रहा है। लहणा सिंह और 3 दिन, फिर तो छुट्टी मिलेगी भैया। लहणा सिंह और 3 दिन, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, चलेंगे अपनी जगह पर, मनाएगा मौज मस्तियां, है ना। असली जिंदगी भाई, असली ड्यूटी अगर कोई करता है तो हमारा बीएसएफ करता है या सीआरपीएफ करता है या कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही करता है। तो कहता अपने हाथों झटका करेंगे, जहां मन तहां घूमेंगे, पेट भर खाना खाएंगे। यहाँ तो भैया पेट भर खाना भी नहीं मिलता है, उतना ही भोजन मिलता है जितना हम काम कर सके। अपने हाथों झटका करेंगे, पेट भर खाकर सो रहेंगे, खाना खाने के बाद आराम से सोएंगे, बंदूक लेके चलेंगे नहीं, सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में, कहां चलेंगे? उसी फिरंगी मेम के बाग में। मलमल की सी हरी घास है और उनकी बाग में जो घास है ना मलमल की तरह गदगद है। फूल और दूध की वर्षा कर देती है मैडम, जब जाते हैं वहां ना भरपेट भोजन खिलाती है, जितना खाना है खा ले, है ना। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती, पैसा नहीं लेती, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, हम तुमसे कीमत नहीं लेंगे, है ना। तुम राजा हो, हम तुमसे कीमत नहीं लेंगे। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, 4 दिन तक पलक नहीं झपी, आंख का पलक नहीं झपा। लोग रात भर जाग करके सेना वाला काम कर रहे थे, है ना। सैनिक की ड्यूटी बहुत कष्ट होती भाई, मैं उनका दिल से सैल्यूट करता हूँ भाई, प्रणाम करता हूँ, है ना। जब भी किसी सैनिक को देखता हूँ दिल से उनका मैं नमन करता हूँ, है ना। क्योंकि उन्हीं के वही जो है एक देशभक्ति करते हैं। हमारे राष्ट्र के नेता राष्ट्रभक्ति नहीं करते हैं, लेकिन देश का एक सैनिक देशभक्ति करता है ना। तो कहता है कि 4 दिन तक पलक नहीं झपी,
बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। बताया गया कि अगर कोई घोड़े को फेर नहीं फेरोगे, ऐसे 3 चीज बिगड़ता है। बताया गया कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही, और बिना फेरे रोटी जल जाती है, इसलिए समय समय पर फेरा कीजिए। तो कहता बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता, बिना फेरे बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, तो 60 जर्मन को अकेला मार कर न लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की दहली में जगह दहली पर मत्था टेकने का नसीब न हो। मुझे भी मौका नहीं मिला है, सैनिक को मौका ही नहीं मिलता। भारतीय सैनिक कोशिश में रहते हैं कि युद्ध करूंगा, लेकिन हमारी सरकार ऑलरेडी, हाल फिलहाल का घटना है, नेपाल का साथ में आता संबंध था। नेपाल ने गोलीबारी कर दिया हमारे देश के प्रति, लेकिन हमारे देश ने उसको गोलीबारी नहीं की। हमारी सरकार पता नहीं क्या सोचती है। तो बताया गया कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमको भी ऑर्डर रहेगा तो हम अकेला 7 जनों को मार के अकेले चले आएंगे। पाजी कहीं के मतलब हुआ, ये सिख बोल रहा है, पाजी कहीं के कलो के घोड़े संगीन दिखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यहाँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। बोला कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि 4 मील तक एक जर्मन को नहीं छोड़ेंगे, रगेद देंगे, है ना। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया। जनरल साहब बोले कि पीछे हट जाओ, और हम अभी और आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। कहां पहुंच जाते? बर्लिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार? हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। बोला कि आपके कहने से लड़ाई नहीं होती है, आप सैनिक हो, आपके शरीर में खून है, गर्मी है, आप चल जाओगे, लेकिन आपके जलवे को देखकर वो युद्ध नहीं लड़ता, वो आगे की सोचता है। संबंध बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, है ना। वो आप चले जाओगे, घिर जाओगे तो क्या होगा, इसलिए आपको रोकता है। सूबेदार हजारा सिंह से मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। कोई भी युद्ध को एक सैनिक या जमादार नहीं चलाएगा, है ना। हंसी की बात क्यों करते हो कि हम पाकिस्तान को लूट लेंगे? मानते तुम्हारे पास हो सकती है, लेकिन तुम चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक सैनिक के जमादार हो, है ना। बड़े अफसर हैं, वो कहेंगे तो बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। बोला कि सिर्फ एक तरफा बढ़ने से कुछ नहीं होता है। सूबेदार सच है, लाना सिंह बोला। सूबेदार जी सच है, लाना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, ठंड लग गई है, सूर्य निकलता नहीं, और खाई में दोनों तरफ चंबे बावालियों के सोते झड़े हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। बोला कि सूर्य तो निकलता नहीं है, सूर्य मिल नहीं रहा है, चारों बड़ खंदक में कीचड़ भरे हुए हैं। खड़े कहा वो बम फूटे तो थोड़ा गर्मी आएगी, इस क्षेत्र में थोड़ा गर्मी आए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में काले कोले डाल। बजरा तुम 4 दिन तक बाल्टी लेकर खाई का पानी बाहर फेंका। मानसिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। यहाँ बताया गया कि भाई तू बाल्टी से पानी बाहर कर, क्योंकि पानी काफी जम रही है ना। शाम हो गई है, दरवाजे पर जो पहरा देता है पहरेदार को बदल दीजिए। यह कहते हुए सूबेदार जो है सारे खंदक में चक्कर लगाने लगा। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बजीरा सिंह कौन था? तो पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाथा बन गया हूं, क्रो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उत्साह के बादल फट गए। मतलब बताया कि मैं काफी थक चुका हूं। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के तरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। बोला कि ये पानी लो, उठाओ और ले जाकर, तुम कहा अपने पंजाब में ले जाकर देखो भाई, ये पानी डालेगा तो वहां का जो है ना बाग बगीचा काफी फलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। बोला क्या कि जब युद्ध होगा और जब मैं जीत जाऊंगा तो सरकार को बोलूंगा कि भाई मैं आया जीता हूँ, काफी मेहनत किया है, तो मुझे कुछ यहाँ जमीनें दे दो, मैं यहाँ फल का बगीचा लगाऊंगा और इसी पानी से पटाऊंगा, है ना। लाड़ी औरों को भी यहाँ बुला लोगे, यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। बताया गया कि फिरंगी में बताया गया कि फिरंगी लोगों को जो है शर्म नहीं है ना, कुछ ही कार्य के लिए अक्सर तैयार हो जाते हैं। देश देश की चाल है। बोला कि अरे भाई हमारे देश की संस्कृति अलग है कि एक पुरुष एक स्त्री के सामने नहीं आता है, किसी छोटे कपड़े में नहीं आता है, लेकिन आज कहते हैं हम शर्म आती है कि हम अपने देश की पोशाक को देख करके, ये यूरोपियन स्टाइल्स थे,
पश्चिमी करण का वस्त्र था, लेकिन भारतीयों ने इसे अपना लिया है। यहाँ पर बताया जाता है कि देश देश की चाल है, जैसा देश वैसा भेष है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। बताया गया कि एक सिख जो था तंबाकू नहीं पीते हैं। बताया गया, यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने मुस्लिम को कितने बार समझाया है कि एक सिख तंबाकू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते। वो सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मुझे पीछे मैं पीछे हटता हूं। तो समझती है कि राजा बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा ही नहीं। बोला कि यहाँ की फिरंगी मैं ऐसी है कि मुझे सिगरेट पीने को कहती है, वो मुझे होठों से सटाना चाहती है, मुझे चुम्बन लेना चाहती है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मुझे मेरा संस्कार ऐसा नहीं है, मेरे भारतीय संस्कार ऐसे नहीं है। और जब मैं पीछे हटती हूं तो फिरंगी समझती है ये व्यक्ति बुरा मान चुका है और मेरे लिए 10 के लिए नहीं लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, सिगरेट की बात मैं करता हूं, एक सिख सिगरेट नहीं पीता है। इस बात को महापुरुष जसवंत सिंह राणा ने क्या कहा था कि सुबह टकाना पाजिए तो ना कभी बीमार हो, एक तो पैसा बचे दूसरा बदन तैयार हो। मतलब यहाँ बात कहने का मतलब हुआ कि सुबह टकाना पाजिए, कि शिखर गुटखा पान बीड़ी सुबह टकाना पाजिए तो ना कभी बीमार होइएगा, कि शिखर गुटखा पान बीड़ी नहीं खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। सुबह टकाना पाजिए तो ना कभी बीमार हो, एक तो पैसा बचे, अगर ये सब चीज को नहीं खाते हो तो पैसा बचता है, दूसरा बदन तैयार हो, अगर ये चीज से बीमार नहीं पड़ोगे तो बदन आपका काफी सही रहेगा। इस बात को बोलने वाले कौन थे? महापुरुष जसवंत सिंह राणा। क्या बोले थे? सुबह टकाना पाजिए तो ना कभी बीमार हो, एक तो पैसा बचे दूसरा बदन तैयार हो। तो अगर आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार के सिगरेट सिगरेट की प्रयोग करते से दूर हो जाइए, क्योंकि इससे आपका पैसा भी बचेगा और बदन भी सही रहेगा। हम आगे चलते हैं तो आपसे प्रश्न आएगा, फिरंगी मैम किस चीज से दुख महसूस करती थी? कि जब वो सैनिकों को अपने होंठ लगाना चाहती थी, सिगरेट पिलाना चाहती थी और उसे वो नकार देता था तो बुरा मान जाती थी। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूं। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे चढ़ाते हो और आप सिकड़ी के सहारे गुजरते हो, है ना। उसके पहरे पर आप पहरा दे जाते हो, अपनी सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप किचन में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना, बीमार पड़ जाना। जरा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे का मतलब हुआ कि जमीन का दलदल। ध्यान देना है, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेट की घड़ किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीराज सिंह ने त्योड़ी उठाकर कहा, क्या मरने की लगाए हुए हो मेरे जर्मन की तुरुक। हाँ भाइयों कुछ गाओ, हाँ गाओ। बोला गया भाई यहाँ पर युद्ध करने आओ, मरने की बात क्यों करते हो? बोला कुछ देश के लिए गाओ। बोला दिल्ली सहरते पिसौर जान दिए, कर लेगा लौंगा दा व्यापार मंडिये, कर लेना नाड़े सौदा अड़िए, लाना चटकाओ कदौ न दऊ। आगे हम पढ़ते हैं कि कद्दू वन्याय मजेदार गड़िए, हुन लागा चटाका कदुने। मतलब हुआ कि ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अरे नारे का सौदा कर भी लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, एक गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। मतलब अपनी गांव की भाषा की बात भी लोग अपने में करने लगे। कौन जानता है कि दाढ़ी वाली है, दाढ़ियों वाले घरवाड़ी सिख ऐसा लुच्चे की गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते। जब इस प्रकार की गीत गाई गई तो 4 दिन से जो वो जागे हुए थे, लगा कि अभी मौज मस्ती में है। दोपहर रात गई, अंधेरा है, तो दोपहर रात गई, अंधेरा है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहणा सिंह के दोनों कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहणा सिंह पहरे पर खड़ा है, एक आंख खाई पर और दूसरा बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कहा, क्यों? उसने कहा था, मैंने बात बताया था, क्या कहा था? ध्यान दीजिएगा, लहणा सिंह पहरे पर खड़ा है, एक आंख खाई पर कि कोई आ न जाए और दूसरा आंख कहाँ है? बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कहा, क्यों बोधा भाई क्या हुआ? पानी पिला दो। लहणा सिंह ने कटोरा
उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे, ठंड है। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, मेरा जैकेट पहनो, और तुम वो देखिए, अगर हम बात करते हैं सैनिकों की, तो भाई हम अपने देश में अपने भाई को कुछ नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक सैनिक जो होता है, ऐसी मित्रता बन जाती है बॉर्डर पर, कभी कभी कार्य को लेकर दोस्ती बनती, कभी कभी दोस्ती को लेकर कार्य बन जाता है। कभी कभी मुझे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिसको मैं जानता नहीं था, लेकिन किसी काम में गए और उस काम में उस कार्य के प्रति मुझे दोस्ती हो गई और काफी घन दोस्ती हो जाती है। यहां बताया गया कि बोधा सिंह को जब ठंड लग रही थी तो लाना सिंह ने अपना जर्सी उतार दिया, बोला तू ओढ़ ले, तू पहन ले। और बोधा सिंह पूछता, और तुम? बीमार है, फिर भी उसके प्रति जिज्ञासा है, पूछता, और तुम क्या करोगे? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, ठंड नहीं लगती है, पसीना आ रहा है ना? क्या रहा है? पसीना। तू मेरी जर्सी ओढ़ ले ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। बोला नहीं भाई, बोधा सिंह बोलता लाना सिंह को, मैं नहीं पहनूंगा, तुम 4 दिन से मेरे लिए इतना कर रहे हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। बोला कि कोई बात, तू पहन ले यार, मेरे पास एक और जर्सी है, जैकेट, आज सवेरे ही आई है बिलायत से। कहां से आई है? बिलायत से। कौन भेजी है? मेम भेजी है, बिलायत से मेम बुनकर भेजी है। गुरु उनका भला करे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? वजीरा पूछता, सच कहते हो? सच में मेम भेजी है, झूठ बोल रहे हो? सच कहते हो? और नहीं झूठ, तुमको क्या लगा झूठ हम बोल रहे हैं? अरे भेजी है तब ने बोल रहे हैं ना। यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, मेम ने कोई कपड़ा नहीं भेजा था, कोई जैकेट नहीं भेजा था, वो कथा सिर्फ था, है ना, कि ताकि बोधा को लगे कि सच में बोला, और वो पढ़ लिया। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। अब ये पूछता, कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा, मील भर की दूरी पर, खूब दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उनमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट का रास्ता है, 3-4 घुमाव जोड़ मोड़ है, वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा, मतलब हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म, मतलब एक व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति आपका है सूबेदार लेफ्टिनेंट सिंह। अब लेफ्टिनेंट सिंह वास्तविक में लेफ्टिनेंट सिंह है या नहीं, जिसको हम जानते हैं। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लाना सिंह ने उसे रोका। रुको। क्यों रोका? समझिए। लाना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लाना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे? इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। लेफ्टिनेंट साहब कहां खड़े हुए? लहना के सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, मुंह मोड़ कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। बात फिर गई। बात क्या फिर गई कि सिगरेट नहीं पीता लहना सिंह, सिगरेट है, और लेफ्टिनेंट सिंह जान रहा है। लेफ्टिनेंट सिंह जान रहा है कि लहना सिंह क्या है, सीखे, और लहना सिंह सिगरेट नहीं पीता है। अगर वास्तविक में लेफ्टिनेंट सिंह होता तो लहना सिंह को सिगरेट पीने नहीं देता, और ये दे रहा है, इसका मतलब वो लेफ्टिनेंट सिंह नहीं है। तो कहा, ध्यान दीजिए क्या होता है। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, मुंह का भाव छिपा बोला, लाओ साहब। मतलब मुंह पर कुछ और है, बात कुछ और बोल रहा है ना, मतलब दिल में कुछ और, दर्शा कुछ और रहा है।
मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हुए उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाला बाल एक दिन में कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के कैसे कटे हुए बाल कहां से आ गए। उनको बोला कि लेफ्टिनेंट साहब का बाल ऐसा नहीं था, ये बाल ऐसा कैसे आ गया। लेफ्टिनेंट साहब को सिगरेट नहीं देते थे और सिगरेट कैसे दे रहे हैं। बोला जरूर कुछ दाल में काला है, जरूर कुछ ना कुछ समस्या है, शायद साहब शराब पिए हुए हो और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिले। पहले सोचा कि सो सकता है लेफ्टिनेंट साहब शराब पी लिए होंगे, समझ नहीं रहे, कुछ भी बोल रहे हैं, मौका मिला होगा, बाल कटवा लिए होंगे। बाल कटवाने का मौका मिल गया। लड़ा सिंह ने जांचना चाहा, बोला कि फिर भी जांचते हैं कि सही में लेफ्टिनेंट साहब एक दूसरा कोई है। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रिजमेंट में थे। कितना साल से? 5 साल से रिजमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर जवाब आया, क्यों, क्या देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वो मजे यहाँ कहाँ। याद है पार्सल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, बात झूठ है। ओ लहना सिंह झूठी कहानी बता रहा और ये हाँ कर रहा है। लहना, हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे, आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को यह रह गया था। बेशक, अब भैया मुस्लिम मंदिर में जल चढ़ाने जाएगा, बेशक पाजी कहीं का। सामने से वो नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी देखी न थी, और बोला कि वहां से कैसी नीलगाय देखी थी जिसा मैंने बड़ी कभी देखा नहीं था। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली, और आपने जब गोली मारा था तो कंधे में उसका लगा था और पुट्ठे से निकला था नीलगाय का। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है, और आप ऐसे अफसर है और शिकार इतना अच्छा करते हैं, आपके साथ खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैच में लगाएंगे, हाँ, पर मैंने वो बिलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं, है ना, पीता हूं साहब, सिगरेट नहीं पीता है। हाँ साहब, दिया सलाई ले आता हूं, कहकर लहना सिंह खंदक में घुमा। अब उसे संदेह नहीं रहा, उसने झटपट निश्चय कर लिया क्या करना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, उसे संदेह नहीं रह गया। संदेह नहीं रहने का मतलब होता है कि उसे अब संदेह नहीं रह गया था कि ये लाडा सिंह नहीं है, सॉरी ये लेफ्टिनेंट सिंह नहीं है, बल्कि उसे साफ मालूम चल गया। अब उसे संदेह नहीं रहा था कि उसने झटपट निश्चय कर लिया क्या करना चाहिए। उसे मालूम हो गया कि ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं कोई और है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कमाया, क्या मत आ गई, क्यों हड़बड़ा गए हो? जरा तो आंख लगने दीदी होती, होश में आयो। वजीरा बोला, अरे भाई थोड़ा सोने दो। लड़ा करा, होश में आओ, होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। और कयामत कैसी आई है? तो लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या प्रश्न है? क्या ऐसा कुछ घटना घट गई है? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। लेफ्टिनेंट साहब खुद नहीं आए हैं, है ना, हमारा विद्रोही आ गया है। लेफ्टिनेंट साहब का ड्रेस पहनकर आया, या तो लेफ्टिनेंट साहब को मार करके उसका ड्रेस पहन लिया या उनको कैद कर लिया है ना। लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है। कौन आया है? जर्मन। प्रश्न रहेगा कि लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी को पहनकर लाना सिंह से बात करने कौन आया था? तो एक जर्मनी आया था, है ना, जर्मन का अफसर आया था। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने का सिगरेट दिया है। तो अब क्या करे? अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। अब अगला को भेज दिया गया और यहाँ पर धावा हो जाएगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। पलटन जो गया है आगे भेजा सैनिकों को, उसकी निशान देखते आगे बढ़ो, उसको रोको।
है ना। बताया गया उठो एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते थे तो दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठे, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के, देर मत करो। बोला कितने तेजी में सब काम करो कि अगला आदमी को मालूम नहीं चले, नहीं तो धावा हो जाएगा, हम लोग मारे जाएंगे। हुकुम तो यही है कि यही ऐसी तैसी हुकुम है कही कि मेरा हुकुम जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूं। बोला कि मानो कि मेरा हुक्म है, और हुक्म देने वाला कौन है? तो लहना सिंह जो यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, और मैं जा करके जो लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूं कि आखिर मामला क्या है। पर यहां तो तुम 8 ही हो। बोला कि हम चल जाएंगे भैया, तो तुम 8 ही रहोगे। बोला 8 नहीं 10 लाख, एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। 8 लाख है, 10 लाख हम हैं, सॉरी कितने हैं? 10 लाख है। किस प्रकार से? उन्होंने बताया एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। हम 8 नहीं है, 10 लाख है, चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल की बराबर 3 गोले निकाले, बेल की, बम की। तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया, और तीनों में से एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा, लाइटर बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने वाले थे। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर डांड से मार डाला। अब जैसे ही उसको जलाता, क्या हुआ? बिजली की तरह, बिजली की रफ्तार, जिस प्रकार से बिजली दौड़ती है, तो बोला बिजली की तरह दोनों हाथों में उल्टी बंदूक उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, और साहब आंख में ओ माय गॉड मर गया। क्या हुआ? मर गया। ओ माय गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब? कोई मरा नहीं था, मूर्छा गया था। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। क्या सीखा? यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। ऐसे मैं जानता था कि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं, आप पकड़े गए। यह सीखा कि जगाधार के जिले में नीलगाय होती है, वहां नीलगाय नहीं होती है, और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, ये भी मैं नहीं जानता था। यह सीखा है कि मुसलमान खान साबा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, जबकि मुस्लिम जल नहीं चढ़ाता मूर्ति पर। और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सिखाए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल पाते थे, अब बोल सकते थे। आप पकड़े गए, आपकी भाषा ही हमको पकड़वा दी थी। लहना ने पलतून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चलाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतना बस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा। कहाँ का लहना? मांझे का लहना। तेरे घर कहाँ है? तो मंगड़े में। और तेरा घर कहाँ है? तो मांझे में। तो लहना सिंह का घर कहाँ था? तो मांझे में, है ना। चलाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतना बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा। बोला कि तुम चलाक हो, लेकिन ये जो लहना मांझे का लेफ्टिनेंट साहब के इतना साल रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए, 2 आंख से काम नहीं चलेगी। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरत को बच्चे होने की ताबीज बांटता था। औरत को क्या करता था? बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विधि जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या को बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को भगाता था, डाक खाने से रुपया निकालो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पलहूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी और गांव से बाहर निकालकर कहा था
कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा, बोला कि जो भी झूठी अफवाह फैली मैंने उसको देखा। तुम क्या भैया लेफ्टिनेंट साहब की नकल करने वाले, वो तो पकड़े गए। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी, लेकिन उसने क्या किया, एक गोली चला दी। कहां लग गया, लहना सिंह के जांघ में। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। और यहाँ जो लहना सिंह के जो हेनरी मार्टिन थे, जो सहायक पुलिस थे, उन्होंने 2 फायर किया और 2 फायर किया, उसके कपाल में लगा, सर में लगा, और जो साहब का रूप बनकर आया तो उनका राम नाम सत्य हो गया। धड़का सुनकर सब दौड़ गए। बोधा चिल्लाया, बोधा सिंह सोया हुआ था, बोधा चिल्लाया क्या है। लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया, एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, एक पगलाया हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उसमें से 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8, घुसे कितने, 70। लहना सिंह तक 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 कर मार कर रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में हुए, अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फी फतह, वाह गुरुजी की खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। मतलब पीछे से भी आ गए तो लोग, है ना, जो लौटाने के लिए गए थे। ऐसे मौके पर जर्मन 2 चक्की के पार्टों के बीच आ गए, क्योंकि यहाँ पर तो लहना सिंह बोल दिया था कि भाई उनको बुला कर लेकर आओ, अभी आगे वो नहीं बढ़ाओगा। अब पीछे से भी फंस गए और आगे से भी फंस गए, आगे से 8 पीछे से भी लोग। तो बताया गया कि जर्मन 2 चक्की के आटों के बीच में, 2 चक्की के पार्टों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आगे बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने वाले पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा फौज आई, वाह गुरुजी फतह। अगर अभी भी हम देश की बात करते हैं तो हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई सैनिक है बॉर्डर पुलिस में तो एक सिख है, सिख से ज्यादा कोई नहीं है। तो कहता वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी खालसा, सत श्री अकाल टूस। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रह गए, मतलब मर गए, या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सिख में कितने प्राण गए, 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकली। लहना सिंह की पसली में गोली लगी, उसके घाव के खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया गया और बाकी का साफा कसकर कमरगंज की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। सबको मालूम था कि लहना को एक घाव जांघ में लगी है, लेकिन दूसरी घाव के बारे में किसी को मालूम नहीं था। लेकिन दूसरा भी गोली लगा था, वो काफी गहरा था। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। लड़ाई के समय क्या आया था, चांद निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया या छई नाम तक होता था। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे वानभट्ट की भाषा में बजीरा पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब आइए फिर से बैक स्टोरी हो गई। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया। बातें याद आ रही है, रिवर्स हो रहा दिमाग। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कब मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन की मुकदमों की पैरवी करने वो अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। कि जो लोग फौज से छुट्टी पर गए हैं जल्दी चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा की चिट्ठी मिली और वे बोधा सिंह भी लाम पर आ जाते हैं। लौटते समय हमारे घर होते जाना। अब बोलता है कि लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। सूबेदार लहना सिंह को चाहता था और सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था। सूबेदार बोला था कि यहां से चलना तो मेरे घर होते चलना। जब चलने लगे तो सूबेदार बड़े बेड़े में से निकल कर आया। बोला लहना, बेड़े में बाहरी जगह है ना, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। क्या बोला, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है। सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। अब लहना सिंह के दिमाग में बात आई थी, भाई कभी सूबेदार के यहाँ आए नहीं, सूबेदार ने वो जानती कैसे।
लहणा सिंह भीतर पहुंचा घर के अंदर। थोड़ा सा दर्दनाक पॉइंट है। लहणा सिंह सूबेदारनी के घर के अंदर गया। सूबेदारनी पूछती, मुझे जानते हो? सूबेदारनी मुझे जानती है। थोड़ी ध्यान दे, लहणा सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहना। आशीष सुनी लहणा सिंह चुप। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लहणा सिंह मुझे जानेगा कैसे भाई? प्रश्न। अब कोई व्यक्ति बोले कि फलाना तुमको जानता, तुम उसका नाम नहीं जानते हो, कैसे जानता होगा? बात कुछ समझने लगते हैं। मुझे पहचाना? सूबेदार ने पूछती है, मुझे पहचाना? नहीं। पहचाना ही नहीं तो क्या बोलूंगा? पहचान गया। चेहरे बदल गए थे, बाल बच्चेदार हो गई थी, कम उम्र वाली बात थी, बड़ी हो गई, कैसे पहचानेंगे? लेकिन बात देखो, ध्यान होता है यार। वक्त एक ऐसा होता है, कब किसको किस घड़ी पर मोड़ दे, कब किस घड़ी पर किसको मिला दे, कब किसको किस घड़ी पर बिछड़ा दे, कोई नहीं जानता, है ना? इसलिए समय का कद्र किया करो, सदुपयोग करो, उसको बर्बाद मत करो। तो कहता है कि लहणा सिंह चुप रहा। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुर्बाई हो गई है, धत्कल हो गई थी। देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में, भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। लहणा सिंह जो पहचान नहीं रहा था सूबेदारनी को, सारे बातें उसकी आंखों के सामने खुल गई, सारे बातें उसकी आंखों के सामने खुल गई। क्या खुल गई? वो पीछे जिंदगी में चला गया, वो भूल गया सारी बातों को कि मैं भी कौन हूं। तेरी कुर्बाई हो गई, धत। मैंने धत का जवाब दिया। तुमने मैं पूछा था कि तेरी कुर्बाई हो गई, मैंने धत का जवाब दिया था। धत कल हो गई। देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में, भावों की टकराहट से मूर्छा टूटी, करवट बदली, फसली का घाव वो बाहर निकला, बजीरा पानी पिला दे। ये बात को कौन सोच रहा है? लहणा सिंह सोच रहा है ना? बजीरा पानी पिला दे। उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है। क्या चल रहा है? स्वप्न चल रहा है। किसके मस्तिष्क में? लहणा सिंह। सूबेदार नहीं कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए होता क्या, एक प्रेमी अगर किसी बात को सोचता है ना, तो उस बात को भी सोच लेता है जो उसका घटता नहीं है ना? स्वप्न चल रहा था किसके मन में? लहणा सिंह के मन में। क्या चल रहा था? सूबेदार नहीं कह रही है, क्या कर रही है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती है, क्या कहती है? मेरे तो भाग फूटे हुए, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी की किताब दिया, लायलपुर में जमीन दी, और आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हमें तीनियों की घड़िया पलटन क्यों न बना दी। जो मैं थी भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए है, उसे एक ही वर्ष हुआ फौज में भर्ती हुआ, उसके पीछे 4 हुए हैं और हुए, पर एक भी नहीं जिया, सब मर गया। सूबेदारनी रोने लगी। किसके सामने? लहणा सिंह के सामने। अब दोनों जाते हैं, मेरा पति भी जाता है, मेरा पुत्र भी जाता है। मेरे भाग तुम्हें याद है? मेरे भाग का मतलब है मेरे भाग है, अच्छे रहेंगे तो लौट कर आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तुझे याद है वो बात क्या होता है? जो सच्चा प्रेम लड़का करता है वो किसी बात को कहने पर टालता नहीं, हो कर देता, ताकि उसकी मौत का सवाल क्यों न हो। देखिए कहता क्या है, सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया था। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, जिस प्रकार तूने मुझे बचाया था मौत के मुंह से। यह मेरी भिक्षा है। ये सूबेदारनी तुझसे आंचल पसार कर मांगती है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसार कर पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारनी ओबड़ी में चली गई। लहणा सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। बजीरा पानी पिला। उसने कहा था, याद आ रही है, उसने कहा था,
लना का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला कौन? कृत सिंह। बजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले, मेरे पट मेरा सिर रख, उसने अपने पट मेरा सिर रख ले। बजीरा ने वैसा ही किया, हाँ अब ठीक है पानी पिला दे, बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा। जब ध्यान दीजिए भाई कि होता क्या, जब एक सैनिक मरता है तो अपने परिवार वाले के सामने नहीं होता है, अपनी पत्नी के सामने नहीं होता, अपने बच्चे के सामने नहीं होता, अपनी माँ के सामने नहीं होता, अपने भाई के सामने नहीं होता, अपनी बहन के सामने नहीं होता। सोचो एक बात, जो भाई एक हो बहन एक हो, बाप बूढ़ा हो या बाप मर गया हो माँ बूढ़ी हो गई, और उस भाई के बल पर उस बहन का हाथ पीला होने वाला होगा और उस भाई को गोली लग गई होगी स्वर्ण सेना पर, सीमा पर, क्या बीतती होगी उसके मस्तिष्क पर, क्या सोचता होगा वो। घर की कहानी उसे याद आती होगी, छुट्टी होता जाता, मैं अपने बेटे से मिलता, अपनी बेटी से मिलता, अपनी बहन से मिलता, अपनी भाई से मिलता, अपनी पत्नी से मिलता, अपनी माँ से मिलता, अपने भाई से मिलता, अपने चाचा से मिलता, सबसे मिलता। मेरी कोई दुश्मनी नहीं, अन्न से दुश्मनी लेके मैं मौत मोल ले रहा हूं, है ना। हाँ अब ठीक है पानी पिला दे, बस अब के हार में यह आम खूब पिलेगा, अब की बार जो है ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहां बैठ कर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने ये लगाया है। बजीरा सिंह के आंसू टपक टपक रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, बजीरा सिंह उसका न भाई है न दोस्त है, फिर भी आंसू टपक टपक रहे हैं। कुछ दिन पीछे लाखों के लोगों के अखबारों में पढ़ा, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से भरा मरा 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। और सबसे बड़ी बात है, जब लहना सिंह मरने लगा तो पूछा कि लहना सिंह बोला बजीरा सिंह को कि जा उससे कहना, किससे? सूबेदारनी से, उसने जो कहा था मैंने कर दिया। उसने कहा था जिस प्रकार से आंचल पसार कर भिक्षा मांगी कि तुम मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना, मैंने कर दिया अपने दांव पर खेलकर। प्रेम का कसम था मैंने कर दिया। तो आज भी भाई अगर प्रेम जिंदा होता है तो प्रेम सत्य चीज है ना। कुछ लोग जो है प्रेम को बदनाम कर दिए हैं। एक बात कही गई है कि प्रेम से शुद्ध कोई शब्द ही नहीं था इस दुनिया में, लेकिन कुछ लोग जो हैं इसे गलत तरीके से उपयोग कर करके इसको बदनाम कर दिए हैं। एक राइटर ने लिखा था कि प्रेम यदि पाप है तो पुण्य किसका नाम है, प्रेम यदि कर्म है तो सत्यकर्म किसका नाम है। जाकर देखो मंदिर में सत्यनाम ही भगवान है, कुछ पापियों की वजह से बस प्रेम बदनाम है। ये कहानी एक प्रेम युगल की थी। यह स्टोरी हर एक साल कहानी में पूछा जाता है। उसने कहा था का संक्षिप्त से या किसी के बारे में पूछा जाए या ना जाए, लहना सिंह के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप लोगों के पास हिंदी की किताब होगी इसे पढ़िए, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ बनाइए, अन्यथा हम कुछ क्वेश्चन को आपको ग्रुप में डालेंगे, या इस कहानी में किसी प्रकार की समस्या रही तो आप लोग कमेंट में डालें, या कैसी कहानी आपको लगी वो जरूर बताइए। फिर हम आगे हिंदी की एक स्टोरी डालेंगे, एक अच्छी, जो आपका 12th से होगा। ये चैप्टर 2 का स्टोरी था। आज के लिए बाबू इतना ही, फिर हम आगे चलेंगे।